हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरा जितना भी एम्ब्रियोलॉजी का था कॉन्सेप्ट्स वो सारे कवर कर लिए थे, जिसमें हमने पोलन पिस्टल का स्ट्रक्चर कवर किया है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, पॉलिनेशन एंड मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ जो एम्ब्रियो हैं उनके टाइप्स, ओव्यूल्स के टाइप्स, एंडोस्पर्म के टाइप्स, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। इससे जस्ट पहले की जो लास्ट क्लास थी, यानी कि कल हमने पढ़ा था कि जो एंडोस्पर्म हैं वो कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे डेवलप होते हैं। फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, जिसके अंदर हमें किस तरह से हम आउटर यानी कि बाहर, प्लांट से बाहर अगर हम बनाना चाहें, इन विट्रो या एक्स विट्रो करना चाहें कल्चर, तो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा हम कहें तो जो प्लांट के पार्ट हैं इनका हम कल्चर कैसे कर सकते हैं, और कौन से पार्ट जो कि एम्ब्रियो से रिलेटेड है, जैसे कि एंथर या स्टेमन, यानी कि स्टेमन का पूरा पार्ट, और जो गाइनोशियम है पिस्टल उसका पार्ट, जैसे कि ओव्यूल का कल्चर करना है या एम्ब्रियो का कल्चर करना है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि जो इसके पार्ट हैं, जैसे कि एंथर हो गया, पोलन हो गए, ओव्यूल हो गया, पूरी ओवरी हो गई, और उसके बाद में एम्ब्रियो जो डेवलप होगा उसका कल्चर या एंडोस्पर्म का कल्चर, मतलब टोटल जितने भी एम्ब्रियो के पार्ट हैं, जितने भी इस एम्ब्रियो के पार्ट हैं, स्टेमन, स्टेमन के एंथर एंड पोलन। सेकंड पिस्टिल, पिस्टिल का ओव्यूल एंड ओवरी। थर्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से या एंडोस्पर्म से, इन सब से कैसे कल्चर होता है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम स्टेमन से, यानी कि जो स्टेमन के पार्ट हैं एंथर एंड पोलन, इनसे कल्चर कैसे होता है, जिसे हम एंड्रोजेनेसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि मैंने आपको बोला कि हम स्टेमन के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टेमन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टेमन से हम एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेमन में हम किसको ले रहे हैं, एंथर, ये होता है फिलामेंट होता है, इसका जो मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो यही होता है, फिलामेंट स्टेराइल रहता है। तो हमने यहाँ पर किसको लिया, इस सिर्फ स्टेमन वाले पार्ट को, जिसमें एंथर आएगा और इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, इसकी पता करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम डेफिनेशन के थ्रू लिखना चाहें तो क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच है। देखिए, अ ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी दैट स्टडीज द मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ, हमें यहाँ पे एनिमल नहीं प्लांट को लिखना है, ऑफ प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत टेक्निकल लग रही होगी, इन सिंपल वर्ड। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच है किसकी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें कि स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उन मैकेनिज्म को जो कि इंडिविजुअल यानी कि प्लांट का फॉर्मेशन, हम प्लांट के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए होती है, इसलिए ये डेफिनेशन में यहाँ कॉमन ली है कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे कंट्रोल किया जाए और उससे कैसे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किया जाए, यानी कि किस तरह से उसके पार्ट से, किसी भी एक स्मॉल पार्ट से जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्ट होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से उसके किस तरह से पूरे प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया जाए और उनको कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, इन सब को हम एम्ब्रियोलॉजी, वो भी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं कि फर्टिलाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट को आपस में फर्टिलाइज कराना है तो इन विट्रो कराएं या एक्स विट्रो कराएं, और कैसी कंडीशन देखिए दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाएं। इसके साथ साथ हम जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मॉर्फोजेनेसिस ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, कि हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ये सब पढ़ते हैं, हम सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी। अब इनमें अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाए तो हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ सकते हैं। दैट मीन अगर हम सिंपल सा कहें तो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से
प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनमें से किसी भी पार्ट को यूज़ करके, कोई भी छोटे से पार्ट को यूज़ करके एक पूरे प्लांट लेट को कैसे डेवलप किया जाए, और उसके साथ साथ ऐसी कौन सी कंडीशन हो, यानी कि कौन कंडीशन पे ग्रोथ करता है और क्या क्या उसके लिए सरकमस्टांसेस चाहिए कि उसके लिए क्या क्या लिमिट्स होती हैं, इन सब की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि प्री रिक्विजिट ऑफ कल्चर एक्सपेरिमेंट। प्री रिक्विजिट का मतलब कि क्या क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। प्री रिक्विजिट के अंदर ध्यान रखा जाता है, यानी कि प्री रिक्विजिट को हिंदी में कहते हैं प्री यानी पूर्व, और रिक्विजिट या फिर रिक्वायर कह सकते हो इसको, यानी कि आवश्यक या निर्धारित, कि कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं पहले से जो आवश्यक हैं या फिर पूर्व निर्धारित जो चीज़ें हैं उनको कल्चर में, वो कौन कौन सी है जो कल्चर एक्सपेरिमेंट में काम आती हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पोषण माध्यम। ये आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट मीडियम, कि जब हम कोई भी प्लांट का कल्चर करते हैं, यानी कि आपने जब माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ते हैं, आप माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर आप क्या देखते हैं कि हम पोषण माध्यम को लेते हैं, कोई ना कोई कल्चर मीडियम लेते हैं जिसके अंदर चाहे वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी हो, यानी कि चाहे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, चाहे वो सोमेटिक पार्ट हो, दोनों ही पार्ट को किसी न किसी कल्चर मीडियम के अंदर इनोक्यूलेट किया जाता है, फिर उससे कुछ कंडीशन दी जाती हैं जिनके कारण वो आगे जाके डेवलप होकर प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले जो ध्यान रखा जाता है वो न्यूट्रिएंट मीडियम का, कि न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा हो। तो न्यूट्रिएंट मीडियम के लिए एक जो सिंपल मीडियम है जिसे हम MS मीडियम कहते हैं, मोरासिक एंड स्कूप मीडियम, उसको लेते हैं। जनरली हम मोरासिक एंड स्कूप मीडियम को ही लेते हैं। इसके अलावा वाइट मीडियम और भी तरह के मीडियम है। तो इस मीडियम की अगर हम कॉमन MS मीडियम की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट को लिया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर हम हर तरह के, जैसे कि सोडियम का लेंगे कुछ सब्सटेंस, कैल्शियम के लेंगे, पोटेशियम का लेंगे, इस तरह से हर एक, अमोनिया लेंगे, इस तरह से इनके कंपाउंड लिए जाते हैं जो कि इनको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें तो मोरासिक एंड स्कूप मीडियम को क्या करा जाता है, मोरासिक एंड स्कूप मीडियम को इस तरह से डिवाइड कर लिया जाता है कि A पार्ट, B पार्ट, C, D, E पार्ट, मतलब ये इतने तरह के एक पूरे स्टॉक मीडियम बना लिए जाते हैं। स्टॉक मीडियम के अंदर जैसे कि A के अंदर NH4NO3 आ गया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट आ गया, इस तरह से A, B, C, D, E, F, इन 6 टाइप के स्टॉक मीडियम को बनाया जाता है। ऐसे 10 ml लेते हैं इन तीनों का, और उसके बाद में एक 5 ml। ये सब हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं और जब हम बायोटेक पढ़ते हैं उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिएंट मीडियम को ध्यान रखा जाता है कि न्यूट्रिएंट मीडियम में सारे विटामिन हों, सारे मेजर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, यानी कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, अगार अगार ना ज़्यादा हो ना कम हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट हो। सो ये सारे कंटेंट को अपने ध्यान रखना होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक कंडीशन क्या होती है, यानी प्री रिक्विजिट के अंदर, यानी कि जो आपको ध्यान रखना है कल्चर करने के लिए, उसमें आती है असेप्टिक कंडीशन। असेप्टिक कंडीशन का मीनिंग होता है कि आपको वहाँ पर प्रॉपर स्टरलाइजेशन करना है। प्रॉपर स्टरलाइजेशन का मतलब बिल्कुल निर्जमीकृत अवस्था। स्टरलाइजेशन यानी कि होता है निर्जमीकृत अवस्था। निर्जमीकृत अवस्था स्टरलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं आप, टेस्ट ट्यूब, बीकर्स, और जितने भी आप ओवन, वाटर कूलर, ऑटोक्लेव, वॉट एवर यू यूज्ड इट, उन सबको आपको स्टरलाइज करना है। उसके साथ आपके खुद के शरीर पर, यानी कि आपके खुद के हैंड्स पर किसी भी तरह का या कोई भी इस तरह का होना नहीं चाहिए जो कि उसमें हिंड्रेंस दे या फिर वहाँ पर असेप्टिक कंडीशन
ना होने दें। दैट इज़ कि आपको प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, आपके जो हैंड हैं और जितने भी आप ये जो कपड़े वगैरह पहनते हैं वो बिल्कुल उस ढंग से होने चाहिए ताकि वो वहाँ पर किसी भी तरह की फंगीसाइड या बैक्टीरियोसाइड या फिर किसी भी तरह का कंडीशन न दे जिससे कि वो आपका जो कल्चर है वो ख़राब हो जाए। उसके साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे स्टरलाइज होने चाहिए, अल्कोहल के साथ में ऑटोक्लेव करो, यूवी रेज दो उन्हें। जो आप एक्सप्लांट लेते हैं वो भी आपका स्टरलाइज होना चाहिए। दैट मीन कि कंडीशन पूरी असेप्टिक होनी चाहिए। वहाँ पर असेप्टिक कंडीशन के लिए क्या क्या होता है, लैमिनार होता है जिसमें हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं जो कि यूवी रेज देता है, बैक्टीरिया के डीएनए को डिजनरेट कर देता है। इससे पहले हम एक्सप्लांट को वॉश करने के लिए फंगीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, इस तरह से एंटीबायोटिक ये सब यूज़ करते हैं कि ये सब हमें एक असेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करें। उसी के साथ यहाँ पर अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है जो कि एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो ये सब हम माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट याद रखने कि न्यूट्रिएंट मीडियम में सारे ही कंटेंट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का ध्यान होना चाहिए कि सही मात्रा में और सभी प्रेजेंट हों। असेप्टिक कंडीशन हो यानी कि आपसे लेकर जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर सारे सामान बिल्कुल स्टरलाइज होने चाहिए, निर्जमीकृत होने चाहिए, उन पर किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो। उसके साथ साथ एरेशन होना चाहिए। वहाँ जो कंडीशन है वहाँ पर प्रॉपर एरेशन यानी कि हवा अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। दैट मीन ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल हवा में बाहर रख दिया वरना तो वो कंटामिनेट हो जाएगा। उसे रखना कल्चर मीडियम में ही होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कल्चर मीडियम में रखकर भी आपने वहाँ पे बिल्कुल एयर को ही बंद कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एरेशन प्रॉपर होना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल सा अगर हम कहें तो वहाँ पर जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशन, लाइट, टेम्परेचर, एयर, उसके साथ साथ जो लाइट की वेवलेंथ है और इंटेंसिटी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। स्टरलाइजेशन का, टाइमिंग का, ये सब यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए। अब ये तो होता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अगर हम किसी भी तरह कल्चर एक्सपेरिमेंट करें उसमें। अब हम बात करते हैं एंड्रोजेनेसिस की। एंड्रोजेनेसिस क्या होता है? इन सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो एंड्रोजेनेसिस होता है कि जो स्टेमन है, स्टेमन या कह सकते हैं एंथर, एंथर या पोलन, इनसे यानी कि इनको एज एक्सप्लांट यूज़ करते हैं और उससे जब न्यू प्लांटलेट का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसे कहा जाता है एंड्रोजेनेसिस। कि इसे आप इन सिंपल वर्ड कहें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट थ्रू मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? स्टेमन ही होता है इस तरह से। तो इसका फिलामेंट वाला पोर्शन तो हम नहीं लेते क्योंकि स्टेराइल होता है, लेकिन जो इसका ये एंथर वाला पोर्शन इसे लिया जाता है। अब इससे इसमें एंथर भी आता है और पोलन भी आता है। अगर इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करके हम डेवलपमेंट करते हैं प्लांटलेट का तो उसे एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए एंड्रोजेनेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले एंड्रोजेनेसिस के बारे में जिसने पता किया था वो थे गुहा एंड माहेश्वरी। गुहा एंड माहेश्वरी ने सबसे पहले 1964 में धतूरा इनॉक्सिया, जो धतूरा होता है उसका नाम, उसका साइंटिफिक नेम है डेट्यूरा इनॉक्सिया, इसके अंदर सबसे पहले स्टडी किया था। अब इन्होंने क्या करा था कि एंथर कल्चर किया था। मतलब सिंपल सा कि इन्होंने एंथर या फिर कह सकते हो मेल गैमेटोफाइट स्टेमन का पार्ट लिया और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया और उस एम्ब्रियो को डेवलप करा कल्चर मीडियम पे, फिर उससे प्लांटलेट बनाया और वो प्लांटलेट आगे जाके प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। प्लांटलेट को कह सकते हैं आप यंग सीडलिंग, छोटा सा नन्ना सा प्लांट, यंग सीडलिंग। तो यहाँ तक की जो कंडीशन थी इसे एंड्रोजेनेसिस के अंदर लेते हैं। तो सिंपल सा कि एंड्रोजेनेसिस किसने की थी सबसे पहले? तो एंड्रोजेनेसिस को सबसे पहले जो स्टडी किया था वो गुहा एंड माहेश्वरी ने किया था डेट्यूरा इनॉक्सिया के अंदर। अब डेट्यूरा इनॉक्सिया में इन्होंने सबसे पहले किसके लिए लिया था? दैट मीन कि इन्होंने क्या किया, एंथर को लिया या पोलन को लिया, क्योंकि दोनों ही एंड्रोजेनेसिस के अंदर आते हैं। तो इन्होंने जो किया था स्टडी अपना या फिर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एंथर को लेके किया था। ठीक है, इन्होंने एंथर से एम्ब्रियो का कल्चर कराया और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराया।
अब जो एंथर से एम्ब्रियो बनता है उसे एम्ब्रॉइड्स कहते हैं, यानी कि भ्रूणांक, हिंदी में भ्रूणांक कहते हैं। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए एंथर कल्चर के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि एंथर कल्चर के लिए जो एंथर है वो यूनिन्यूक्लिएट होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एंथर कैसा होता है। एंथर यूनिन्यूक्लिएट होना चाहिए, एक केंद्र की, एक केंद्र की, क्योंकि इससे प्लांट कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो एंथर एक केंद्र की होना चाहिए। उसके साथ पूरा एंथर इन्होंने लिया, क्या किया, एंथर को लिया जो कि यूनिन्यूक्लिएट था, पूरे एंथर को लेके उसको स्टेरलाइज किया। सबसे पहले स्टेरलाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको वाटर से, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले इसको स्टेरलाइज करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसको वाटर से वॉश किया, वाटर। इसके बाद में इन्होंने लेकर अल्कोहल से वॉश करेंगे। उसके बाद में मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, फिर फंगीसाइड जिसे बारिस्टीन कहते हैं, इन सब से वॉश करके उसे बिल्कुल निर्जमीकृत कर दिया। तो अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है कि पहले वाटर, फिर अल्कोहल, फिर HgCl2, फिर उसके बाद में ये बारिस्टीन। दैट मीन सीक्वेंस ज़रूरी नहीं यही है, ये सिर्फ टाइप है कि किन किन को यूज़ किया जाता है। इन सब को यूज़ करके बिल्कुल उसको स्टेरलाइज कर लिया। HgCl2 टॉक्सिक होता है, इसलिए इसके वॉश करने के बाद में उसे ऑटोक्लेव वाटर से फिर से वॉश किया जाता है। और ये जो वाटर होता है ये टैप वाटर होता है। इसके बाद में इसका इनोक्यूलेशन होता है। इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इनोक्यूलेशन का मतलब होता है कोई भी जो एक्सप्लांट होता है अगर उसको कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कल्चर मीडियम जो टेस्ट ट्यूब होती है उनके अंदर हमने कल्चर मीडियम फिल किया और उसके बाद यहाँ पर अगर हम किसी भी एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे बोलते हैं इनोक्यूलेशन। तो उस एंथर को लेके क्या किया, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर इस एंथर को लेके इनोक्यूलेट किया, तो इस कंडीशन को क्या बोला, इनोक्यूलेशन। और इसके बाद धीरे धीरे ये एंथर या तो कैलस का फॉर्मेशन कर देगा। कैलस क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल ऑफ मास, सेल ऑफ ग्रुप कह सकते हैं, यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि अपने फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं है, जिसमें उत्तक विभाजन नहीं हुआ है, या सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है, या फिर एम्ब्रो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक एंथर कल्चर के अंदर आता है। अब इसे आप यहाँ से डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए एंथर कल्चर, देखिए क्या किया, ये फ्लावर बड ली। इस फ्लावर बड को कैसी कंडीशन में लिया है, बिल्कुल इमैच्योर कंडीशन में। जैसे कि एक होता है फ्लावर जो कि इस तरह से ओपन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपको, और एक होता है आपको इस तरह से बड दिखेगी। तो यहाँ पर इस बड को लिया जा रहा है। तो क्या किया गया, यहाँ पे इस फ्लावर बड को लिया गया। ये देखिए ये फ्लावर बड क्लोज कंडीशन में है। इसको लेके इसमें से एंथर को, यानी कि स्टेमन वाला पार्ट निकाल लिया। स्टेमन वाले पार्ट में से क्या किया, देखिए ये ऐसे करके जो फ्लावर था उसमें से ये वाला पार्ट निकाल लिया। अब उसमें से इस वाले पोर्शन को, जो ये वाला पोर्शन है, इसे एक फॉर्सेप से, चिमटी जिसे कहते हैं फॉर्सेप, उसकी सहायता से हटा दिया, प्लग आउट कर दिया। अब सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, एंथर आइसोलेट हुआ। अब इसको लेके कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया, मतलब कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया। इससे पहले इसे क्या किया, स्टरलाइज किया। और स्टरलाइज के लिए मैंने क्या क्या नाम बताया, सबसे पहले इसको टैप वाटर से वॉश किया, क्योंकि जैसे ही बर्ड आएगी इसको टैप वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद में इसको अल्कोहल मिक्स वाटर से वॉश करेंगे। इसके बाद में मर्क्यूरी क्लोराइड से और उसके साथ में बारिस्टीन से वॉश करने के बाद फिर से ऑटोक्लेव वाटर से वॉश करते हैं। तो ये सारे स्टरलाइजेशन के स्टेप होते हैं। अगर नहीं याद रहता तो सिंपल से इतना याद रखिएगा कि इस आइसोलेटेड एंथर को लेके स्टरलाइज किया। और स्टरलाइजेशन कहाँ होता है, लैमिनार के नीचे। ये बाहर नहीं होता, स्टरलाइजेशन लैमिनार के नीचे होता है, क्योंकि वहाँ पर असेप्टिक कंडीशन पहले से हम मेंटेन करके रखते हैं। और लैमिनार कहाँ होता है, लैमिनार होता है कल्चर रूम जो होता है, जिसे हम कहते हैं बायोटेक की एक लैब होती है जिसके अंदर आपका लैमिनार रखा होता है, उसके पास में कल्चर रूम होता है। वो बिल्कुल असेप्टिक होती है बायोटेक की लैब, वहाँ पर इसे किया जाता है। अब इस स्टरलाइज एंथर को लेके इस तरह से पेट्री प्लेट
ली, इस पेट्री प्लेट में मीडियम डाला, मीडियम से इस पेट्री प्लेट को फिल किया, क्या किया, ये पेट्री प्लेट ली, इस पेट्री प्लेट को मीडियम से फिल किया और इसको मीडियम से फिल करने के बाद इसमें एंथर को इनोक्यूलेट कर दिया। अब इसके बाद में इससे कैलस का फॉर्मेशन होगा और कैलस के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, साइटोकाइनिन जो कि सूट का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हो आप स्टेम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, और ऑक्सिन रूट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों के अमाउंट जब इक्वल होते हैं तब कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो कैलस का फॉर्मेशन होगा, इस कैलस से अलग अलग फिर इस कैलस को दूसरे मीडियम पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर वहाँ पर इस कैलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर दो तरह का स्टेप दे रखा है कि या तो इससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाए, क्योंकि ये हमने कैसा लिया था, यूनिन्यूक्लिएट लिया है एंथर को, एक केंद्र की, तो ऑब्वियस सी बात है आगे जाके इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब एक ही एन है, तो दैट मीन ये भी हैप्लॉइड बना। या फिर इस कैलस में सूट डिफ्रेंशिएटेड हो जाए, यानी कि सीधे ही ये कैलस पहले सूट का फॉर्मेशन करने लग जाए। तो अगर इसमें सूट बन गया कैलस में, तो इसको रूट के मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जिसमें ऑक्सिन ज़्यादा हो उस मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या किया गया, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये लिया, इसको फिर स्टरलाइज़ किया, पहले इसको स्टरलाइज़ किया था, यहाँ पर स्टरलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पर स्टरलाइजेशन हुआ, फिर इसको कल्चर मीडियम में इसको कहते हैं इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन करने के बाद में ये जो कैलस का प्रोलिफरेशन किया गया है, ये किया गया, यानी कि कैलस का फॉर्मेशन हो गया। उस कैलस के फॉर्मेशन के बाद में इसको लेके ये जो हैप्लॉइड कैलस बनाए उसमें साइटोकाइनिन का अमाउंट अगर ज़्यादा रखते हैं तो सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ वाले स्टेप में तो पहले यहाँ पे क्या किया था, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का अमाउंट इक्वल रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, साइटोकाइनिन का ऑक्सिन का अमाउंट इक्वल रखने के बाद कैलस का फॉर्मेशन जैसे ही हो गया, उसके बाद में फर्स्टली साइटोकाइनिन फिर ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा रखा, उसके बाद में कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट किया। कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट क्यों किया, क्योंकि कॉल्चिसिन क्या करता है, मियोसिस होती है या फिर जो माइटोसिस होती है, ये कॉल्चिसिन सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो सेपरेट होते हैं क्रोमेटिड उस वाली स्टेज को रोक देता है। और अगर हम सिंपल कहें तो सिंपल सा कॉल्चिसिन क्रोमोसोम डबलिंग में काम आता है। तो जो ये n था वो अब 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में इसको डिप्लॉयड प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये था एंथर कल्चर। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ हो। अब हम पोलन कल्चर को नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ एंथर कल्चर को फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।